साथियों नमस्कार। साथियों, संसद भवन से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर दो नेताओं के बीच में डिसेबिलिटी पेंशन और स्पर्श को लेके आपस में बहस हो गई और एक दूसरे पे आरोप लगाए कि जो जानकारी मांगी गई है वो ना देके गोलमाल घुमा रहे हैं। So question number 107, my first supplementary. There are numerous cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favour of veterans when it comes to granting disability pensions? Thank you. साथियों, आप सबको मालूम है कि संसद भवन का सत्र चल रहा है। इसी दौरान राज्यसभा सांसद और राज्य रक्षा मंत्री के बीच एक बहस हो गई और सीधा सा राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया, जो मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब ना देके इधर उधर इस को घुमाया जा रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद टीएमसी की सागरिका घोष ने सीधा सा सवाल पूछा रक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्री से और राज्य रक्षा मंत्री से कि जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर एएफटी से सैनिक के पक्ष में फैसला आता है, उसके हक में फैसला आता है, तो सरकार उस केस को अपर न्यायालय में क्यों चुनौती देती है, क्यों उस डिसेबिलिटी पेंशन का विरोध किया जाता है बड़े न्यायालय में जाके। और दूसरा उनका सीधा सा सवाल था कि जो स्पर्श है उससे लाखों पूर्व सैनिक परेशान हो रहे हैं। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए उनकी हर दोनों ही सवाल माननीय राज्यसभा सांसद सागरिका घोष के वाजिब थे और अभी जो जवाब दिया वो दिया रक्षा मंत्रालय से राज्य रक्षा मंत्री ने। अब आप इनका भी एक जवाब आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं। एक तरह से जब ये जवाब देने के लिए खड़े हुए तो ये चालीसा पढ़ने लग गई कि हमारी सरकार, मोदी सरकार ये पूर्व सैनिकों के लिए है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और इसी में पूरा समय निकाल दिया। और बाद में जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको एट्रीब्यूटल, नोट एट्रीब्यूटल और इधर उधर की बातें करके और स्पर्श के मुद्दे पे आए तो इन्होंने जो पश्चिम बंगाल में है पूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक बोर्ड, वहां पे घुमा दिया इस प्रश्न को, सीधा सा जवाब नहीं दिया। अब आप मोदी सरकार की करनी और कथनी को देख सकते हो कि जो उसके नेता हैं वो पहले चालीसा पढ़ते हैं मोदी जी की, और वो भी संसद में। सीधा सवाल तो किसी का मतलब ही नहीं है देने का। एक सीधी सी बात है कि चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार राज्य रक्षा मंत्री बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, अब चालीसा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब जवाब नहीं होगा तो इसी तरह से करेंगे। दूसरी बात, इनके हाथ में रक्षा मंत्रालय के जो सिविल अधिकारी हैं उन्होंने कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और उन्हीं को इन्होंने पढ़ दिया वहां पे। तो ये तो एक तरह से ना तो इनके पास में कोई जानकारी है, ना ही इनको आज तक ये पता है कि देश में कितने पूर्व सैनिक हैं, ना ही इनको ये पता है कि पिछले 10 सालों में कितना बड़ा भेदभाव हुआ है पूर्व सैनिकों के साथ में, असमानता हुई है, उनका जो न्याय है, जो उनके जायज हक हैं वो छीने गए। चाहे हम बात करें वन रैंक वन पेंशन की, उसमें से परमेश्वर को बाहर निकाल दिया गया और जो पूर्व सैनिकों का जो हक था ओआरओपी में वो नहीं मिला। सेकंड ओआरओपी की भी बंदरबाट कर दी और ओआरओपी 3 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि एनएफयू देके और हमारे जो पूर्व सैनिक विधवाएं हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। यहां तक जो हमारी वीरगनाएं हैं
जिनके पति ने 2 या 3 साल की सर्विस के दौरान शहादत दी है, उनको 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई ORP 3 में। यहाँ तक जो 2, 4, 6, 7 साल के जो दिव्यांग सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, उनको ORP 3 में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। परमेश्वर को बाहर कर दिया गया, JSU रैंक की बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद में आप इनको देखो, 7 पे कमीशन 2016 में आया था, मोदी सरकार में ही आया था। उसके अंदर कितना बड़ा भेदभाव है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि फिटमैन फैक्टर को ही ले लीजिए कि 2.57 जो निचले कर्मचारी हैं और ऊपरले कर्मचारियों को जो अधिकारी हैं उनको 2.81, या मिलिट्री सर्विस पे की देख लो 15,500, डिसेबिलिटी पेंशन देख लो 2.5 लाख, एक्स ग्रुप को देख लो उसकी बंदरबाट। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पर पूर्व सैनिक ये सोचे कि हाँ पिछले 10 सालों में हमारे को समानता मिली, हमारे को न्याय मिला है, हमारे को अधिकार मिले, कहीं भी नहीं है। अब क्योंकि राज्य रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री वो तो इसी रूमों में बैठे रहते हैं, कभी वो पूर्व सैनिकों से मिलें, कभी उनकी रैली करें, कभी अपने पास में बुलाएं तो उनको पता लगी। वैसे हम भी मिले हैं माननीय रक्षा मंत्रियों से, 7 बार की मीटिंग हुई है, पर कागज का हमने उनको मांग पत्र दे दिया, उन्होंने वो कागज का टुकड़ा समझ के रख लिया, कभी उसको पढ़ा ही नहीं, ना ही कभी रक्षा मंत्रालय से उससे मांग पत्र के ऊपर रिपोर्ट मांगी। तो ये सीधी सी बात है करनी और कथनी क्या। और मैं सागरिका घोष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आईना दिखाया है मोदी सरकार को कि जब डिसेबिलिटी जो जवान है उनको AFT से जब उनको न्याय मिल जाता है, उनका हक मिल जाता है, तो ये जो अपने आप को स्वघोषित कहती कि हम सैनिकों की सरकार, हम सैनिकों का सम्मान करना जानते, तो फिर उसको अपर न्यायालय में क्यों लेके जाते हैं उस केस को। तो सागरिका घोष जी ने बहुत ही वाजिब सवाल भी पूछा और एक तरह से इसको कहते हैं कि खड़ी खड़ी बेइज्जती करना सरकार की, और उसने की करके दिखाई है कि आप जो कहते हो वो आप कर नहीं रहे हो, आप गोलमाल जवाब दे रहे हो, इधर से उधर घुमा रहे हो, मतलब सीधी से सवाल का जवाब नहीं दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अब दूसरा सवाल क्या था राज्यसभा सांसद सागरिका घोष का कि सपरस के कारण लाखों सैनिक परेशान हो रहे। अब इसको भी घुमा दिया माननीय राज्य रक्षा मंत्री ने। उन्होंने इस बात को घुमा दिया कहाँ, पश्चिम बंगाल में, कि वहां पर जिला सैनिक बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर सीधा सा इसका भी जवाब नहीं दिया। सबको मालूम है कि सपरस के कारण से बहुत लाखों पूर्व सैनिक परेशान हैं, उनके पार्ट ऑर्डर नहीं हो रहे, उनका एरियर है वो नहीं मिल पा रहा है, किसी का लाइफ सर्टिफिकेट है, किसी की जो एक्स ग्रुप का उसको वाई वाला दिखा दिया, वाई वाले को एक्स वाले में दिखा दिया गया, किसी के आधार कार्ड में तीसरे व्यक्ति का आधार कार्ड जोड़ दिया, मतलब सब कुछ इस तरह से। जबकि राज्य रक्षा मंत्री ने जिम्मेवारी से कहना चाहिए था कि हम इसको देख रहे हैं और इसको और भी सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहां भी घुमा दिया। मतलब घुमाना और बस सिर्फ एक चालीसा पढ़ने ही रह गई। इस सरकार का काम और इनके मंत्रियों का काम यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप पूरा वीडियो देखें। माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक, वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है।
यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि डी हो तो इस डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है, मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री Manya Sagarika ji, second. So I thank the Honorable Minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the Defence Ministry. So my question was on why the Defence Ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you. आप सुनिए तो, प्लीज अपनी सीट पर रखें। अरे अपनी सीट पर रहें, प्लीज। अरे सुनिए तो, नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट, प्लीज। आप बोलो, आप बोलो। उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल सीट, जो प्लीज। माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है और मैं कहना चाहूंगा, यह वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और आप जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पार पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक,
पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट्स पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। माननीय सांसद ने जो इस प्रश्न उपसभापति महोदय माननीय सांसद जी ने जो पूछा है, मैं उनसे सहयोग चाहूंगा कि माननीय सांसद जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां पे आप नजर उठा के देखो। ईएसएम का वेलफेयर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार वेटरन्स वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है और बंगाल में ये देखा जा रहा है वेटरन्स के प्रति कैजुअल अप्रोच अपना चाहिए। मेरा ये आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में 14 जिला जेएसबी है जो बंगाल के कोई 23 जिलों कवर करते हैं। 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। मेरा आग्रह है कि वो बंगाल में 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनवाएं। पश्चिम बंगाल में सैनिक बोर्ड जहां पूरे साल में एक बैठक होती है, 2015 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई, तो ये क्या वेटरन्स की बात करेंगे? मेरा तो मानना है कि 15 के बाद जो बैठक नहीं हुई है, माननीय सांसद उस बैठक को करवाने का काम करें। सभापति महोदय, एक बहुत मूल प्रश्न है, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं कि आप वेटरन्स की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की पोस्ट की वैकेंसीज ईएसएम कोटे से भरी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में ग्रुप सी में ईएसएम के लिए 5% और ग्रुप डी के लिए 10% रिजर्वेशन का नोटिफाई किया है। अफसोस यह है कि पदों के विज्ञापन में धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद प्लीज। I thank the Honourable Minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the Defence Ministry. So my question was on why the Defence Ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you.